नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रसंग में हम बात करेंगे विश्व गुरु भारत की। परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। कुछ समय पहले तक हम सुना करते थे कि भारत प्राचीन काल में बहुत विकसित था। भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था। विश्व का सारा ज्ञान भारत से ही निकला है। दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में समाहित है। भारत का संगीत, कला और साहित्य विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अगर भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने कब्जा न कर लिया होता और भारत ने सदियों की गुलामी न झेली होती तो आज भी हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ही होते। इन बातों में शायद कुछ हद तक सच्चाई भी है। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। प्राचीन काल में भारत में ज्ञान और विद्या की पूजा होती थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। भारत के गणितज्ञों ने ही शून्य की अवधारणा विश्व को दी। भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रहों की चाल और अंतरिक्ष के पिंडों को समझा था और दुनिया को भी समझाया था। भारत में जन्मी संस्कृत भाषा के शब्द विश्व की बहुत सी भाषाओं में पाए जाते हैं। कला, साहित्य आदि का बहुत विकास भारत में हुआ था। परंतु बाद में भारत पिछड़ता गया। इस पिछड़ने का कारण गुलामी भी हो सकता है, परंतु ये एकमात्र कारण नहीं था। हम जानते हैं कि जिस समय यूरोप में रेनेसां का समय था और विज्ञान, उद्योग, कला और साहित्य में भारी प्रगति हो रही थी, उस समय भारत अंधकार में डूबा हुआ था। इसी कारण भारत में वे अस्त्र शस्त्र भी नहीं बने जो यूरोप और अमेरिका में बन सके। बाबर ने भारत पर विजय इसलिए पाई क्योंकि उसके पास तोपें थीं जिनका मुकाबला तलवारें नहीं कर सकती थी। यूरोप में जिस समय मशीनें बन रही थीं और औद्योगिक क्रांति हो रही थी, भारत में उस समय चरखे और हथकरघे पर ही काम हो रहा था। यह सच है कि अंग्रेजों ने भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया और यहाँ के लोगों को बाबू बनाने वाली शिक्षा की नींव डाली, पर यह भी सच है कि भारत में उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बच्चों को विज्ञान और आधुनिकता नहीं सिखाती थी। भारत के युवाओं ने जब पश्चिम के देशों में जाकर विज्ञान, विधि आदि की शिक्षा प्राप्त की, तभी भारत का दोबारा उदय प्रारंभ हुआ। आज भी हम विश्व के दूसरे देशों से विज्ञान, उद्योग आदि में पीछे ही हैं। अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें अपनी कमियों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा। परंतु कुछ समय से हमारे नेता और सरकार अपनी झूठी तारीफें करने में इतने जुट गए हैं कि उन्होंने सच्चाई से आंखें लगभग मूंद ही ली हैं। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं यह सुनने को मिल जाता है कि भारत विश्वगुरु बन चुका है। भारत की इज्जत संसार में सबसे अधिक है। भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की YouTube चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो में देखिए, यहां पर कहा गया है कि भारत विश्वगुरु की जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं मेरे आंख के सामने भारत माँ का वो रूप देख रहा हूँ, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूँ। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान। इसी प्रकार दी ट्रिब्यून पर देखिए, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी भारत को विश्व गुरु बता रहे हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। भारत का ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। YouTube के चैनल माईगॉव इंडिया पर देखिए, यहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार कर दिया है। भारत विश्व गुरु बने, ये था सपना स्वामी विवेकानंद, और इसे साकार करके दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के बारे में मोदी सरकार का विजन पुरानी बेड़ियों से आजाद है। अपने देश की तारीफ सुनकर किसे अच्छा नहीं लगेगा, परंतु सच्चाई अगर इन बातों से ठीक उलट हो तो कोई भी यह सोचने को मजबूर हो जाएगा कि इन झूठी तारीफों का असर कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि अपने देश की दशा को सुधारने की कोशिश करना ही बंद कर दिया गया है। आइए आंकड़ों और अपने आसपास की वास्तविकता को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश की हालत वास्तव में है कैसी। यहां पर क्योंकि विश्व गुरु होने की बात की जा रही है, इसलिए सबसे पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं।
भारत सरकार की अपनी यूडाइस की रिपोर्ट बता रही है कि वर्ष 2022-23 में स्कूलों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 25.18 करोड़ थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 24.80 करोड़ हो गई है। स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट भी बहुत अधिक है, जहां कक्षा 3 से 5 तक देश के 96.5% बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहीं कक्षा 6 से 8 तक केवल 89.5% बच्चे ही स्कूल में हैं और कक्षा 11-12 में तो केवल 66.5% बच्चे ही स्कूल में रह जाते हैं, बाकी बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। यूडाइस की रिपोर्ट के ही अनुसार सेकेंडरी स्कूल स्तर पर ड्रॉप आउट का दर 10.9% है और फाउंडेशन स्तर पर भर्ती बच्चों में से केवल 45.6% बच्चे ही सेकेंडरी स्तर तक स्कूलों में रह पाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर 3.7%, माध्यमिक स्तर पर 5.2% और सेकेंडरी स्तर पर 10.9% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सेकेंडरी स्तर पर इतने अधिक बच्चों के ड्रॉप आउट होने का कारण आप YouTube की चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ लगभग बच्चा है ही नहीं। तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। কোন ক্লাস পর্যন্ত বসছো? ক্লাস 6। কত বছর হয় পড়াশোনা বাদ দিছো? 2 বছর হয়। কি জন্য বাদ দিলে? बाप गरीब मानुष पढ़ाने देते हैं। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्लास 7 तक छात्रों को किताबें और पढ़ाई की अन्य सामग्री मुफ्त में मिलती है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे क्लास 7 तक पढ़ाई करते हैं। इसके बाद जो लड़कियां हैं उसकी या तो घर में काम करती है या उसकी शादी हो जाती है, और जो लड़के हैं वो लोग घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए काम पे लग जाते हैं। बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों पर यदि विचार करें तो आप समझ जाएंगे कि अधिकांश बच्चे अपनी इच्छा से स्कूल नहीं छोड़ते, बल्कि उनकी परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर रही हैं। यूडाइस का डेटा बताता है कि स्कूल छोड़ने वाले 36.9% बालक रोजी कमाने के लिए किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हैं और 30.2% बालिकाएं घरेलू कामकाज में लगी हैं। स्कूल ड्रॉप आउट से भी अधिक चिंताजनक यह है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अकादमिक स्तर भी अच्छा नहीं है। भारत सरकार प्रतिवर्ष नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराती है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 10वीं के बच्चों की औसत परफॉर्मेंस लगभग 50% है। इस सर्वे में सभी कक्षाओं में लगभग यही परफॉर्मेंस मिली है। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के सीखने का मापन प्रथम नामक संस्था द्वारा भी किया जाता है और यह संस्था प्रतिवर्ष असर नाम की रिपोर्ट जारी करती है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कक्षा 5 में पढ़ने वाले लगभग आधे बच्चे कक्षा 3 के स्तर की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा की इस दशा का असर कमोबेश उच्च शिक्षा पर भी होता है। दरअसल उच्च शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब है। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के अनुसार भारत के 1043 विश्वविद्यालयों और 42,343 कॉलेजों में से लगभग 30% एक्रेडिटेड ही नहीं है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर लगभग 30% रिक्तियां हैं, जबकि इन्हें अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अच्छा माना जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर शोध की बात करें तो भारत में शोध पर जीडीपी का केवल 0.7% ही व्यय किया जाता है, जबकि चीन में यह व्यय वहां की जीडीपी का 2.4% और अमेरिका में 3.5% है। भारत में वर्ष 2023 में केवल 4,67,918 पेटेंट ही फाइल किए गए, जबकि चीन के लिए यह संख्या 7.7 मिलियन है। अमेरिका में भी भारत की तुलना में लगभग दुगने अर्थात 9,45,571 पेटेंट फाइल किए गए थे। भारत में उच्च शिक्षा की दुर्दशा के कारण विदेश जाकर पढ़ने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वर्ष 2016 में केवल
69,876 विद्यार्थी ही विदेश पढ़ने गए थे, जबकि वर्ष 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 8,94,783 हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार भारत ने विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि विदेशों में पढ़ाई के लिए भारत लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष का व्यय करता है। आप समझ ही सकते हैं कि विदेशों की खर्चीली शिक्षा के लिए जाने वालों के कारण देश को कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी का एक कारण शिक्षा की बुरी स्थिति भी है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि विश्व श्रम संगठन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 47% लोग रोजगार के काबिल ही नहीं हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के 1/4 प्रबंधन स्नातक, 20% इंजीनियर और 10% स्नातक रोजगार पाने लायक नहीं हैं। ये स्थिति अत्यंत भयावह है। शायद भारत में शिक्षित बेरोजगारी का यही बड़ा कारण है। यही रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में शिक्षित बेरोजगार बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां वर्ष 2000 में 35.2% युवा बेरोजगार थे, वहीं 2023 में बेरोजगार युवाओं की संख्या दुगनी होकर 65.7% हो गई है। इस बारे में फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट देखिए। A new report is out by the International Labour Organization, or ILO. It talks about employment in India, or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. मजे की बात यह है कि देश के कर्ता धर्ता कमियों को सुधारने के प्रयास करना छोड़कर इस रिपोर्ट को ही नकारने में लगे हैं। एनडीटीवी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को सुनिए, वे इस रिपोर्ट को सिरे से झूठा बता रहे हैं। सच तो खैर भारत के युवा जानते ही हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वर्षों तक हम लोग दुनिया की रेटिंग एजेंसीज के ऊपर ही निर्भर करते रहे। हमारे अपने आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। मैंने ईपीएफओ का आंकड़ा दिया, आपने उसके ऊपर 6.4 करोड़ का मैंने जो आपको जो आंकड़ा दिया, which is about 64 million people have registered on the EPFO. It's not a small number. If you look at the total population of Australia, New Zealand, many other countries, it is much bigger number than that. It speaks volume. If I have to talk about 200 million e-Shram cards, it is much larger than the whole of European Union. It is much larger than the America and South America. हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अपने देश की संस्थाओं पर और विश्वास करना चाहिए। भारत में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत खराब है। 26 जुलाई 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री जी ने बताया कि देश के 17% बच्चे कम वजन वाले हैं, 35% बच्चों में स्टंटिंग या बौनापन है और 6% बच्चे बेहद कमजोर या वेस्टेड हैं। द वायर लिखता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि कुपोषित बच्चों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है। मातृ मृत्यु दर में भी भारत विश्व में लगभग सबसे पीछे ही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है। याद रखिए कि 2014 में इस इंडेक्स में भारत का स्थान 55वां था। इस बारे में आप एनडीटीवी की एक खबर देख सकते हैं। The Global Hunger Index, or GHI, a tool used by international humanitarian agencies to measure and track hunger levels, with GHI scores based on undernourishment and child mortality indicators across 127 countries, ranked India 105th, placing it under the serious category of the analysis. The 2024 report says that with a score of 27.3, India has a level of hunger that is serious. जैसी कि उम्मीद थी, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, परंतु रिपोर्ट खारिज करने से वास्तविक स्थिति नहीं बदलती है। भारत में गरीबी कम होने का ढोल नीति आयोग ने काफी पीटा है, परंतु यदि हम नीति आयोग का डेटा ही मान लें तो भी भारत में वर्ष 2024 में 234 मिलियन लोग अत्यंत गरीब हैं और विश्व के लगभग 40% गरीब भारत में ही रहते हैं। भारत में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बात काफी की जाती है। यह भी कहा जा रहा है कि शीघ्र ही भारत
$3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे आंकड़े केवल औसत पर आधारित हैं और इनमें देश के सबसे अमीर लोगों की आय भी शामिल है। इस पर भी भारत की जीडीपी की बढ़त में ब्रेक लगता दिख रहा है। फर्स्ट पोस्ट की इस खबर को देखिए कि भारत में जीडीपी की बढ़त इस वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 5.4% रह गई है। Now let's talk about the Indian economy. It appears to be slowing down. After years of rapid growth, it is hitting a speed bump. Fresh GDP numbers are out and they do not paint a good picture. In the last quarter, India grew at just 5.4%. That's a two-year low. In the previous quarter, the growth rate was 6.7%. So this is a sharp decline. It's also well below expectations. Economists had predicted a 6.5% growth rate for India. What about India's Reserve Bank, the central bank? It was aiming for 7% growth rate for the entire year. यदि चीन से तुलना की जाए तो हाल के वर्षों में चीन की जीडीपी में जो बढ़त हुई है उसके कारण भारत बहुत पीछे रह गया है। यह वीडियो साल 1961 से आज तक चीन और भारत की जीडीपी की तुलना बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। इससे दिखता है कि 90 के दशक तक चीन और भारत की जीडीपी लगभग एक बराबर थी, परंतु हाल के वर्षों में चीन ने भारत को कितना पीछे छोड़ दिया है। यह वीडियो YouTube की चैनल ट्रूथ स्कोप 3D डेटा पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन रीयूज अलाउड में उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। भारत के रुपए का अवमूल्यन भी अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगातार हो ही रहा है। हाल ही में यह अवमूल्यन बहुत तेजी से हुआ है और आज $1 की कीमत 86.62 रुपए हो गई है। मिंट पर इस खबर को आप देख सकते हैं। The Indian rupee dropped past 86 per US dollar for the first time ever on Monday this week. As we speak, $1 is equal to 86.62 rupees. And market experts believe that it might soon touch 87. निर्यात और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो और भी खराब स्थिति दिखती है। द हिंदू में छपी खबर के अनुसार भारत से सबसे बड़े 10 व्यापारिक पार्टनर्स में से 9 के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है और चीन के साथ $85 बिलियन, रूस के साथ $57.2 बिलियन, कोरिया के साथ $14.71 बिलियन और हांगकांग के साथ $12.2 बिलियन का नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि जरूरत की चीजें हम भारत में नहीं बना पाते हैं और हमें उनका आयात करना पड़ता है। चीन के साथ व्यापार के विरोध में भारी भरकम बातें करने पर भी हम चीन से कितना अधिक आयात करते हैं ये इन आंकड़ों से स्पष्ट दिखता है। पता नहीं मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाओं का क्या हश्र हुआ, पर सच तो यह है कि भारत आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आयात पर ही निर्भर है। दूसरी ओर चीन निर्यात में नए आयाम स्थापित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष चीन का लगभग $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस रहने की संभावना है। इस दृष्टि से देखें तो भारत चीन के मुकाबले में है ही नहीं। पिछले कुछ समय से भारत के मंत्री लगातार ये कहते दिख रहे हैं कि विश्व में भारतीयों की इज्जत अब बढ़ गई है। इस बात को भी सच के शीशे से देखना जरूरी है। यह सच है कि कुछ भारतीयों ने भारत के बाहर जाकर नाम, इज्जत और धन दौलत कमाया है, परंतु क्या इससे विश्व में सभी भारतीयों के लिए मान सम्मान बढ़ा है? आइए सच जानते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में 7 जनवरी 2025 को छपी यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की विजय के बाद भारतीयों के विरुद्ध हेट ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई।
एक व्यक्ति ने तो भारतीयों को टारगेट करके H1B वायरस ही कह दिया है। 10 जनवरी 2025 को द वायर ने छापा है कि 2024 के अंतिम सप्ताह से अमेरिका में भारत विरोधी लहर सी आ गई है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें एक्स पर 128 पोस्टों का विश्लेषण किया गया है जो 22 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 के बीच किए गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 जनवरी तक इन पोस्टों के कुल 138.54 मिलियन व्यू हुए हैं। इनमें से 3 पोस्टों के 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यू थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेट वाली पोस्टों को अधिक व्यू मिलने के कारण ऐसी पोस्टों में बढ़ोतरी हो रही है। एक्स पर बढ़ती हुई ऐसे पोस्टों के बारे में ANI न्यूज पर एक खबर देखिए। False accusations and plain racist social media attacks on Indian immigrants in the US took place, which were totally unprovoked by Indian origin Americans. भारत की गुडविल अपने पड़ोसियों के बीच भी लगातार कम हो रही है। पाकिस्तान तो हमारा विरोधी है ही, पर अब तो बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका भी भारत के प्रति अच्छी राय नहीं लगते हैं। फ्रंटलाइन में 18 अप्रैल 2024 को इस बारे में छपी एक खबर देखिए। पश्चिमी देशों में भारत के लोगों को अक्सर गंदा, खुले में शौच करने वाला आदि कहा जाता है। आजकल तो वहां के रेसिस्ट लोगों ने भारतीयों का मखौल उड़ाने वाले नफरती मीम भी खुलकर बनाना शुरू कर दिए हैं जिनमें भारतीयों को पजीत कहा जाता है। इंटरनेट पर ऐसे मीम भरे पड़े हैं, परंतु इनके नस्लवादी होने के कारण मैं आपको ये मीम दिखा नहीं रहा हूं। यूट्यूब की चैनल द इंडियन एडिक्ट पर प्रतीक राजपूत समझा रहे हैं कि पजीत आखिर है क्या। आप भी देखिए। उदाहरण के लिए आजकल भारतीयों बल्कि विशेषकर हिंदुओं के लिए इंटरनेट पर सबसे प्रचलित गाली है पजीत। वेस्टर्न राइट विंग सोशल मीडिया अकाउंट्स इस टर्म का यूज भारत में ओपन डेफिकेशन, अनहाइजीनिक फूड प्रैक्टिसेस और हमारे थर्ड वर्ल्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स का उपहास बनाने के लिए करते हैं। यह शब्द अब बहुत बड़ा बन चुका है। इंटरनेट फिनोमेनास की यूज और ओरिजिन को डॉक्यूमेंट करने वाली प्रसिद्ध वेबसाइट नो योर मीम के अनुसार इंटरनेट पर पजीत मीम्स की शुरुआत 2015 में मेहमेट माई सन नाम के टर्किश कॉमिक सीरीज के इंडियन वेरिएशन के रूप में हुई थी। पजीत मीम्स को भारत में ओपन डेफिकेशन की समस्या से जुड़ी एक मीम सीरीज डेजिग्नेटेड शिटिंग स्ट्रीट का कंटिन्यूएशन माना जाता है। ये तो खैर नफरती नस्लवादी लोगों की बात है जिस पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को उनके पोस्ट का जवाब सोशल मीडिया पर ही मुंह तोड़ देने की जरूरत है। विश्व में भारत की इज्जत कितनी है ये जानने का अन्य क्या आधार हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जी मानते हैं कि भारत के पासपोर्ट की ताकत यह आधार हो सकती है। उन्होंने गोवा में अपने संबोधन में कहा भी है कि भारत का पासपोर्ट बहुत ताकतवर हो गया है। आप यूट्यूब की चैनल ऑल्ट न्यूज पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर इस वीडियो में उनका संबोधन देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। देश को दुनिया के देखने का नजरिया, जो विदेश जाते हैं ये तो सेलरों का प्रदेश है। अब पूछना, पहले भारत का पासपोर्ट दिखाते थे क्या रिएक्शन आता है, और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है वो विदेश वाला कर्मचारी का, और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने। परंतु सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। मिंट में प्रसारित यह खबर बताती है कि साल 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 5 रैंक गिरकर 85 तक पहुंच गई है। भारत के पासपोर्ट पर केवल 57 देशों में ही वीजा फ्री एंट्री मिलती है। भारत के पासपोर्ट की ताकत गिनी और नाइजर जैसे देशों के बराबर है। But among all this, where does India stand? Well, as per the report, India has dropped 5 places in this year's ranking, falling from 80th to 85th. The Indian passport now provides visa-free access to 57 countries, sharing its rank with Equatorial Guinea and Niger. आज के मेरे वीडियो का उद्देश्य भारत को कमतर दिखाने का नहीं है। हम सभी को अपने देश पर गर्व है। भारत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे देश को महान बनाती हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश की महानता पर गर्व करें, अभिमान करें और अपने देश को और बेहतर बनाने में लगे रहें। परंतु हमें यह भी तो समझना चाहिए कि केवल झूठी शान बघारने से कोई महान नहीं बनता। भारत में जब तक
गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी रहेगी, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होता है। हम अपने देश को नमन करते हुए इन बुराइयों से लड़ने का प्रयास भी करें, तभी तो हम वास्तव में विश्वगुरु बन पाएंगे। नहीं तो विश्वगुरु भारत में केवल एक नारा भर बनकर रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।